नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे पास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर है जिसके क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करना चाहते हैं। तो कृपया कर आप घर में हैं तो इस वीडियो को देखिए पूरा, और इसमें जो जो भी फॉर्मूलेज आ रहे हैं बीच में उसे आप एक कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है 14/33, 21/22 और 42/55 का महत्तम समापवर्तक है। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि आपको सॉल्यूशन सब हम सामने दिखा रहे हैं। ओके, तो देखिए हमारा सॉल्यूशन का आंसर है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो निम्नवर्त हैं, जो बिलो नंबर्स हैं, उनको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 14, 21 और 42, इसका हमने क्या निकाला है, महत्तम समापवर्तक। तो आप देख सकते हैं कि 7 तीनों में कॉमन है, इसलिए ये उभयनिष्ठ अंक का महत्तम समापवर्तक है। अब जो निम्नवर्त है 33, 22 और 55, इनका हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 तो सभी में कॉमन है, इसलिए हमने 11 लिख लिया है। इसके बाद 3, 2, 5, इन सभी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टोटल 330। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले इस नंबर का महत्तम समापवर्तक जो भी हमने निकाला था और उनका लघुत्तम समापवर्तक, दोनों को निकाल के रखा तो क्या निकला है, 7/323। तो करेक्ट आंसर इज 7/330। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है ₹57 और 75 पैसों का पैसों में मूल्य बताना। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। तो 57 रुपये बराबर, तो 57 का हम गुणा करेंगे 100 में, धन 75। तो ये हमने गुणा किया, 5700 धन 75 मतलब 5775। ओके, तो करेक्ट आंसर हुआ डी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहा गया है संख्या 3 के ऊपर 99 की पावर ऋण 3 के ऊपर 50 की पावर का इकाई अंक का स्थान बताना है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ से आपको अवगत कराना चाहूँगी, जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है, इनके लिए हमें क्या बताना है, इसके इकाई अंक का। जैसे कि इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमें इसका इकाई अंक बताना है। तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले 4 × 24 धन 3, क्योंकि 24 चौको क्या होता है, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पर देखिए आप ये हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, जिसमें 3 के ऊपर 3 की पावर इकाई, मतलब 3 तिरका 9, 9 तिया 27। ठीक है, 27 में इकाई अंक क्या है, 7। अब 3 50 में इकाई अंक बताया गया है। तो देखो ये क्या है, 12 चौको 48, 48 प्लस 2 50, तो ये हमारी 50 की पावर हो गई। ठीक है, इसमें हम देखेंगे धन की प्लेस पे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा 3 तिरका 9, तो इकाई अंक क्या हुआ इसका, 9। अब हमें ये देखना है कि दोनों के इकाई अंक क्या आ रहे हैं, पहले का 7 आ रहा है, दूसरे का 9 आ रहा है, तो इनके मध्य का अंक क्या हुआ, 8। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये हम बताना चाहेंगे। करेक्ट आंसर इज डी, 8। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है 138 के संपूरक का कोटि पूर्ण है। तो हम देखना चाहेंगे, देखिए 138 डिग्री का संपूरक कौन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 180 में से 138 माइनस करेंगे, बचेगा 42 डिग्री, और 90 में से फिर हम इस 42 को माइनस करेंगे, बचेगा क्या, 48। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई ट्राइंगल ABC की भुजा AC के समांतर है, जो ट्राइंगल ABC को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, तो AX और AB का अनुपात होगा। तो इसमें हमें सब करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी, 2 ऋण 2 अनुपात 2। ओके, चलिए हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें कहा गया है वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले इतना तो हम सभी को ज्ञात है कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। इसी प्रकार हमें सॉल्यूशन में भी बताया गया है कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं साधारण वर्ष में। ओके, तो हम देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 52 सप्ताह एक दिन, ठीक है, एक दिन उसमें शेष बचता है, और लीप में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। तो 2003 का प्रथम दिन था क्या, बुधवार, तो 2003 का अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार। ओके, उसके बाद 2004 का प्रथम दिन क्या था, गुरुवार, और हमको पता है 2004 लीप ईयर था, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार।
फिर 2005 का प्रथम दिन क्या होगा? शनिवार। तो अंतिम दिन क्या होगा? शनिवार। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि अंतिम दिन यहाँ पर क्या पड़ रहा है? शनिवार। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक हमारे 7 की ओर, जिसमें कहा गया है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब मतलब एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी? तो हम पहले सबसे देखिए, पहले हमने त्रिभुज ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, जिसमें हमको बोला जाता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारी हाइपोटेनस कितनी है जो हमको नहीं पता है। ये जो एडी है ये हमारी हाइपोटेनस है, इसलिए हमने एडी को क्या लिया है? स्क्वायर। अब बेस बोला है, तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर देखिएगा आप, देखिए यहाँ पर हमको बेस क्या लिया हुआ है हमने? 61, ठीक है। और परपेंडिकुलर स्क्वायर पी जिसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में हमने ये भी पढ़ा है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर देन आधार स्क्वायर, ठीक है। तो आधार के लिए हम बीडी के लिए क्या लेंगे? आधार। हमारा बीडी का आधार क्या है? देखिए जब ये एल्टीट्यूड डिवाइड हुई है तो हमको ये नहीं पता कि उसने उसको कितने भागों में विभक्ति किया है, इसलिए हमने एक साइड को एक्स सपोज किया है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 35 ऋण एक्स। ओके, अब जब हम यहाँ को सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें करेक्ट आंसर इसका क्या मिलेगा? 54 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंत में हमारे पास ये हम 70 को ट्रांसफ़र करने वाले हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा? x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो एडी की लंबाई, सबसे पहले शीर्षवृत्त की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर हम लिखेंगे 24√5। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी 24√5। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, जिसमें कहा गया है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो पहले हम देखते हैं कि इनका जोड़ 11 है और गुणनफल 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है, अब हम उसको व्युत्क्रम करना है, मतलब उसको रिवर्स करना है। तो हमने यहाँ पर रिवर्स किया इसको, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एलसीएम लिया है, तो x + y अपॉन x√y 11/18। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 11/18, दैट इज टू बी डी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि 3 1 x 5, 9 का अपवर्तक यदि x एक अंक है तब x का मान बताइए। तो हमें ये बताना है कि वह अंक 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसलिए हम पहले उस अंक को 9 ही समझ लेते हैं, और यदि हम उसके प्लेस पे x की प्लेस पे 9 रखते हैं तो उसका टोटल अंकों का टोटल कितना हो रहा है? 18, ठीक है। तो x के स्थान पर 9 रखेंगे तो अंकों का योग भी क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 1 धन 8 क्या होता है यहाँ पर? 9, अगर हम इसको अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज टू बी 9। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इनका गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल उन्होंने बोला है 14/15, ये हमने लिखा हुआ है 14/15, और उसका भागफल क्या लिखा है? 35/24। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ हमने देखा हमें अब दोनों समीकरणों को साथ में रखना है, तो हमने दोनों समीकरणों को यहाँ गुणन फॉर्म में रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि b को हम b से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, a को a से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास x दोनों न्यूमरेटर में है, मतलब ऊपर साइड है, और y दोनों नीचे हैं, तो x का x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x², और y का y से तो y²। इस प्रकार यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सत्ते 14 और 2 12, ठीक है। फिर उसके बाद 3 5 6 15 और 5 3 15 और 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 7 सतैया 49, ये 12 तिया 36, ठीक है। अब इसका हम √1 निकालेंगे, तो √1 निकालने पर मिलेगा हमें 7/6। ओके, अब इसका 7/6 निकाला, ये हमें क्या मिली? x और y की वैल्यू, ठीक है। तो इसी जगह पे हम x/y की जगह पे इसको रखेंगे a/b की प्लेस पे, ठीक है। तो और उसका = हमको क्या बोला था? 14/15 है, तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं,
तो जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में हो जाता है, जो डिनोमिनेटर में अंक है वो न्यूमरेटर में हो जाता है। इसीलिए है 7, पहले 7/6 था और ये यहाँ ट्रांसफ़र होकर 6/7 हो गया। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4/5। तो ए बी की संख्या क्या आ गई 4/5। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा सबसे बड़ा भिन्न क्या है 7/6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम सीधे इनको दशमलव से सीधे हम इनको भाग करेंगे और जिसका दशमलव सबसे बड़ा आएगा तो वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं 3/2 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है देखिए 1/3 जिसके ऊपर ऋण 1 की पावर है, ऋण 1/4 जिसके ऊपर फिर ऋण 1 की पावर है, होल ब्रैकेट के ऊपर ऋण 1 की पावर है, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हमें ऋण की पावर को हटाना है तो नंबर को रेसिप्रोकल किया जाता है। ओके, तो 1/3 का रेसिप्रोकल होगा 3 और 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या हो गया -1। यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया -1। अब इस ऋण की पावर को हटाना है तो हम 1/1 कर लेंगे। ऋण में है इसलिए इसका आंसर बटे ऋण 1 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, जिसमें कहा गया है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कितने, ये 9 वर्ग तो आपको सामने ही दिख रहे हैं। फिर ये हो जाएगा 10, 11, 12, 13। ओके, 13 तो यहाँ देख लिया हमने। इसके बाद सबसे बड़ा तो एक हो गया 14। ओके, तो आप सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 14 है, उससे आगे हमारे कुछ है नहीं, तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जिसमें कहा गया है गणित सार संग्रह के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर 15, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण की स्थायी एवं रोचक बना सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मेकन तथा रॉबर्ट्स। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर है सी, अनुवांशिक विधि। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है विभाजनी का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है डी, रेखागणित की लंबाई ज्ञात करने के लिए। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जिसमें कहा गया है पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाया जाए तथा पुनः 20% कम कर दिया जाए, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। तो पहले हम उसी नंबर को नंबर को सपोज हम 100 सपोज करते हैं, उसमें से हम 20% बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसी में से हमें 20% घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 350 का 100% में हमने 20% बढ़ाया तो हो गया 120, और हमने उसी नंबर में 20 को घटा दिया तो हो गया 180। अब हम इसका परसेंटेज फॉर्म निकालेंगे तो ये निकलेगा 360। ये नंबर निकला है, तो क्या हुआ है उस नंबर में कमी आई है, कितने नंबर की कमी आई है, 14 नंबर की। तो 14 नंबर 350 का कितना परसेंट होता है, तो क्या हमने परसेंटेज वाइज निकाला तो क्या निकला है 4%। ओके, कैसे निकला है, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। तो करेक्ट आंसर इज 4%। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अब हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 19 की ओर, जिसमें कहा गया है दो संख्याओं का योग 36 है, उसके महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 3 और 105 हैं, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले दोनों संख्याएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन दिया गया है, और इसमें महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकाला है, जिसको हमने रूट वाइज उपयोग किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4/35। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, चलिए हम चलते हैं अब अपने प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई वाली भुजा की माप होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले लंबाई धन चौड़ाई हमको दी हुई है 36 है। ठीक है, अब उन्होंने बोला इससे 4 कम है, तो लंबाई तो एल हो गई, चौड़ाई 4 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऋण में है तो दूसरी साइड जाएगा तो धन में हो जाएगा, ये हो गया 40। ओके, अब एल के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा डिवाइड में, तो एल क्या हो गया 20 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज टू बी 20 मीटर। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें कहा गया है राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से
7:29 पर चलकर अपने गंतव्य पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है तथा अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय बताना है हमको। तो हमें पता है कि जब सुबह यह चली हुई है तो यह क्या होगा, 7:29 के बीच का समय क्या होता है, 24 घंटे का। अब यहाँ से AM और प्लस 17 घंटे मतलब क्या हो गया, 25:11 PM। अब 24 घंटे में से हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1:11 PM का। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर, जिसमें कहा गया है एक कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्ष में इस प्रकार है। यहाँ पर पूरी आयु दी हुई है तो आयु का परिसर निकालना है। सबसे पहले सबसे उच्च परिसर आप देख सकते हैं कितना है, यहाँ पर 54, ये आप देख सकते हैं 54। और सबसे निम्न परिसर आप देख सकते हैं, सबसे कम क्या है, 31, नहीं और छोटा भी है इसमें, ये है 23। ओके, तो हम दोनों को ऋण करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 31। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जिसमें कहा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो करेक्ट आंसर है 2। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर, जिसमें कहा गया है पाई है। तो पाई क्या है, ये पाई का सिंबल होता है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि 9 के ऊपर पावर जो लगी हुई है 2x - 1 तथा 2 के ऊपर 5 की पावर है ऋण 5 हो तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि हमने 9 को भी उसमें परिवर्तित किया हुआ है रूट में, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 32 में 5 मतलब क्या हो गया, ये 27। अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तिरका 9, 9 तिया 27 ऐसा होता है। 27 का अगर हम गुणनखंड निकालते तो ये क्या होगा, 3 के ऊपर 3 की पावर हो गई। ओके, अब हम क्या होगा यहाँ पर हमारे साथ, जब यहाँ पर हमें करेक्ट क्वेश्चन ये कि बेस सेम होते हैं तो पावर अपने आप सॉल्व हो जाती है, इसलिए यहाँ पर देखिए हमने पावर को लिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है AM = AN। तो ये अपन M और N को इक्वल में रख सकते हैं क्योंकि ये बेस सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 ऋण में तो हाँ चला जाएगा तो धन में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 5। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो इससे सड़ेगा तो डिवाइड में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 5/4। तो करेक्ट आंसर है डी, 5/4। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की ओर, जिसमें कहा गया है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7, 10 और 14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसे एक बार आप कॉपी में स्वयं सॉल्व कीजिए तो आपको इसका कैलकुलेशन समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, सी, दैट इज़ टू बी 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 27 की ओर, जिसमें कहा गया है 3 की 3 क्रमगत गुणज संख्याओं का योग 99 है तो यह गुणज होंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे क्रमागत गुणज, मतलब सबसे पहले 3 का x, फिर 3x का +3, फिर 3x का +6 = 99 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने इन सबको टोटल किया है तो हमारा क्या आ गया है, 90 × 9 बराबर हो गया क्या, 10। करेक्ट आंसर, x की वैल्यू हमें 10 मिली है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 10 30, 3 × 10 मतलब 30 + 3 33, और 3 × 3 मतलब 30 + 6 36। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30, 33 और 36। करेक्ट आंसर है सी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 28 की ओर, जिसमें कहा गया है सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 से 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग शेष बचता है। तो इसे आप देखिए, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि 1 मिनट में उसका कितना भाग पड़ा गया, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको दर्शाया है इसके हिसाब से। ठीक है, अब इसको 2 से 1/3 घंटे में पढ़ा गया भाग बताना है। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 7/15। अब शेष भाग बचा कितना है, तो हम पूरी किताब को 7/15 से माइनस कर देंगे। पूरी किताब मतलब टोटल 1 हुई, जिसमें से 7/5 पढ़ चुका है तो शेष कितना बचा, 8/15। ओके, चलिए करेक्ट आंसर है 8/15, ये है ए।
चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 29 की ओर, जिसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 259 में जोड़ने का पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, दैट इज टू बी 20। प्रश्न क्रमांक 30, जिसमें कहा गया है यदि किसी बस की चाल उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की है तो वह 30 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। बस की सामान्य चाल कितने किलोमीटर की होगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर चाल का पूरा, आप यह सम एक बार सॉल्व करके देखिएगा कॉपी में, तभी आपको इसका कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे आंसर -30 आया है। तो माइनस का कोई भी अंक गणित में इस प्रकार के आंसर में वर्जित होता है, इसलिए प्लस का जो आंसर आएगा 25 वह करेक्ट होगा। तो इधर इसका करेक्ट आंसर है ए। इस प्रकार हमने आपके साथ 30 प्रश्नों को साझा किया है। कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।